नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो हमेशा के लिए मानवता के जहन में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो गया। एक ऐसा पल जिसने न सिर्फ एक जंग को खत्म किया बल्कि दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये शब्द सिर्फ एक वैज्ञानिक के नहीं थे, ये शब्द थे उस इंसान के जिसने अपनी ही बनाई हुई चीज़ के विनाशकारी ताकत को देखकर अपनी रूह को कांपते हुए महसूस किया। ये तो बस उस प्रलय की पहली झलक थी जो इंसानियत पर टूटने वाली थी। जरा सोचिए, 6 अगस्त 1945 की एक सुबह है। हिरोशिमा में बिल्कुल साफ नीला आसमान, सड़कों पर बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे हैं, उनकी खिलखिलाहट गूंज रही है। लोग अपने अपने दफ्तर जाने के लिए ट्रैम का इंतजार कर रहे हैं। सूरज की हल्की हल्की धूप चेहरे पर पड़ रही है। मतलब एक बिल्कुल ही आम दिन। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बस कुछ ही पलों में उनकी दुनिया, उनके सपने, उनका पूरा का पूरा वजूद, सब कुछ बस राख होने वाला है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये टकराव आखिर शुरू ही क्यों हुआ। फिर हम उस सोच को समझेंगे जिसने इस जंग को इतना बेरहम बना दिया। इसके बाद हम उस खतरनाक हथियार के इस्तेमाल और उसके पीछे के तर्कों को जानेंगे। और आखिर में हम उस परमाणु साये पर नजर डालेंगे जो आज भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। प्रशांत महासागर में जो आग लगी थी ना, वो कोई अचानक नहीं भड़की थी। ये तो सालों से सुलग रहे तनाव, शाही ख्वाहिशों और आर्थिक दबावों का एक, कह सकते हैं कि एक विस्फोटक नतीजा थी। इसने दो बड़ी शक्तियों को सीधे टकराव के एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये सब शुरू हुआ 1931 में, जब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, अपनी विस्तारवादी भूख का पहला इशारा देते हुए। 1940 तक आते आते उन्होंने फ्रेंच इंडोचाइना पर भी कब्जा कर लिया और दूसरे विश्व युद्ध के मैदान में कूद पड़े। अमेरिका ने सीधे लड़ने से बचने की कोशिश तो की, लेकिन आर्थिक नकेल कसना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी चोट पहुंचाई तेल की सप्लाई पर 80% की कटौती करके। इस एक कदम ने जापान की वॉर मशीन को लगभग रोक ही दिया था। जापान के लिए ये एक सीधी चुनौती थी और उनका जवाब था पर्ल हार्बर। ये हमला सिर्फ एक झटका नहीं था, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। सिर्फ 2 घंटों में 350 से ज्यादा जापानी विमानों ने अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को तहस नहस कर दिया। 19 जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह बर्बाद हो गए। 188 हवाई जहाज तबाह हो गए और 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। ये जंग का एक खुला ऐलान था और इसने अमेरिका को उस लड़ाई में खींच लिया जिससे वो अब तक बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग इतनी बेरहम क्यों थी? इसका जवाब सिर्फ जमीन और संसाधनों की लड़ाई में नहीं, बल्कि एक गहरी सोच में छिपा है। तो अब हम युद्ध के उस पहलू पर आते हैं जो इसे सबसे अलग बनाता है, और वो है जापानी मानसिकता, जहां सरेंडर करना कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस वक्त जापान में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। सम्राट हिरोहितो को एक जिंदा भगवान की तरह पूजा जाता था। उनके हुक्म पर सवाल उठाना तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पुरानी समुराई संहिता, जिसे बुशिडो कहते हैं, उसे एक नए और कट्टरपंथी रूप में ढाल दिया गया। अब सम्मान का मतलब था सम्राट के लिए मर मिटना, और सरेंडर करना उसे सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। इसी सोच ने एक ऐसी सेना और ऐसी आबादी को जन्म दिया जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थी। इस सरेंडर नहीं वाली मानसिकता का सबसे डरावना चेहरा थे कामिकाजी पायलट्स। ये नौजवान, जिन्हें दिव्य हवा कहा जाता था, जानबूझकर अपने हवाई जहाज़ों को अमेरिकी युद्धपोतों से टकरा देते थे। ये सिर्फ एक हताश मिलिट्री टैक्टिक नहीं थी, नहीं, ये एक राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतीक था कि अपमान भरी हार से ज्यादा बेहतर है एक गौरवशाली मौत। इसने मित्र देशों के सैनिकों के दिलों में एक ऐसे दुश्मन का खौफ भर दिया जो मरने से डरता ही नहीं था। इस सोच का असली खूनी चेहरा ओकिनावा की लड़ाई में दिखा। यह प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप था, लेकिन इस पर कब्जे की लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक बन गई। पता है क्यों? क्योंकि 1,10,000 जापानी सैनिकों ने सरेंडर करने के बजाय मौत को चुना। उन्होंने सचमुच आखिरी आदमी तक लड़ाई लड़ी। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये अमेरिकी मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई, अगर एक छोटे से द्वीप को जीतने में हमारे 12,000 सैनिकों की जान चली गई और 1,10,000 जापानी सैनिकों के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा आम नागरिक भी मारे गए, तो जापान के मुख्य द्वीपों पर हमला करने का अंजाम क्या होगा? उस प्लान का नाम था ऑपरेशन डाउनफॉल, और अनुमान ये था कि उसमें लाखों अमेरिकी और जापानी लोगों की मौत होगी। तो एक तरफ ओकिनावा के मैदानों में खून बह रहा था, और दूसरी तरफ हजारों मील दूर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट अपने आखिरी दौर में था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ इस युद्ध का बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1945 के बीच में घटनाएं बहुत तेजी से घटी। अप्रैल में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मौत हो गई और हैरी ट्रूमैन ने एक ऐसे युद्ध की कमान संभाली जिसके सबसे बड़े राज से वो अब तक अनजान थे। 16 जुलाई को उन्हें पता चला कि उनके पास एक ऐसा हथियार है जिसकी ताकत सोची भी नहीं जा सकती। 26 जुलाई को मित्र राष्ट्रों ने जापान को एक आखिरी चेतावनी दी, पोट्सडैम डिक्लेरेशन। सीधा कहा, बिना शर्त सरेंडर कर दो, वरना तत्काल और पूर्ण विनाश का सामना करो। जापान ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बस इसी के साथ हिरोशिमा की किस्मत लिख दी गई। 6 अगस्त सुबह 8:15 एनोला गे नाम के B-29 बॉम्बर ने अपना घातक सामान गिराया। 43 सेकंड तक लिटिल बॉय नाम का वो बम खामोशी से शहर की ओर गिरता रहा और फिर
एक पल में एक नकली सूरज पैदा हो गया, एक आग का गोला जिसका तापमान जमीन पर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, स्टील को पिघलाने के लिए भी काफी। एक पलक झपकते ही 80,000 इंसानी जिंदगियां भाप बन गई। शहर का दिल बस मिट गया। और जो लोग उस आग के गोले से बच गए, उनके लिए एक अलग ही नर्क इंतजार कर रहा था। एक अदृश्य लेकिन जबरदस्त शॉकवेव ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढहा गया। फिर शुरू हुई काली बारिश। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये रेडियो एक्टिव राख और धूल से भरी एक जहरीली बौछार थी जिसने बचे हुए लोगों को जला दिया। मदद की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। शहर के लगभग सभी डॉक्टर, नर्स और अस्पताल पहले ही पल में खत्म हो चुके थे, और जो लोग तुरंत नहीं मरे उनमें से हजारों आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में रेडिएशन की एक अनदेखी पीड़ा से एक धीमी और दर्दनाक मौत मरे। यकीन करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हिरोशिमा के नरक में बदलने के बाद भी टोक्यो में बैठा जापानी मिलिट्री लीडरशिप टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ कट्टरपंथियों के लिए तो ये बस एक और बॉम्ब था। हाँ, शायद बहुत बड़ा, लेकिन था तो बस एक बॉम्ब। उन्होंने अपनी जनता से आखिरी सांस तक लड़ने को कहा। इस जिद के जवाब में अमेरिका ने अपना दूसरा और आखिरी दाव खेला। 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक दूसरा एटम बम गिराया गया। इस बार निशाना था नागासाकी शहर। ये बम, जिसे फैटमैन कहते थे, हिरोशिमा वाले बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। खैर, शहर की पहाड़ी बनावट ने कुछ तबाही को जरूर रोका, लेकिन फिर भी एक और 40,000 लोग एक झटके में मारे गए। अब संदेश बिल्कुल साफ था, हमारे पास और भी हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। और अब हम इस कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे उलझे हुए और सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से पर आते हैं। क्या यह सही था? क्या लाखों लोगों की जान बचाने के लिए हजारों बेगुनाहों को मारना एक जरूरी बुराई थी? इस सवाल पर पिछले 75 सालों से बहस चल रही है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। चलिए दोनों तरफ की दलीलों को बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो लोग बमबारी का समर्थन करते हैं उनका तर्क बहुत सीधा सा है। इसने युद्ध को फौरन खत्म कर दिया और एक जमीनी हमले को रोका जिसमें लाखों अमेरिकी और जापानी सैनिक मारे जाते। उनका कहना है कि जापान सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। लेकिन फिर एक दूसरा पक्ष भी है जो इसे सीधे सीधे एक युद्ध अपराध कहता है। उनका सवाल है कि क्या उन शहरों को जानबूझकर निशाना बनाना सही था जहां की 95% आबादी आम नागरिक थी? कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सोवियत संघ के युद्ध में उतरने के बाद जापान वैसे भी सरेंडर करने ही वाला था, जिससे कम से कम नागासाकी पर बमबारी पूरी तरह गैर जरूरी हो जाती है। और आखिर में एक गहरा सवाल उठता है, क्या किसी भी इंसान को इस पैमाने पर यह तय करने का हक है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? उन 2 बमों ने युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, परमाणु युग। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा इस डर के साए में जिएगी कि इंसान के पास खुद को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत है। इसकी विरासत बहुत उलझी हुई है और आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में इसे अलग अलग तरीकों से महसूस किया जाता है। ये गहरा बंटवारा 1991 के इस सर्वे में साफ दिखता है, जहां 63% अमेरिकियों का मानना था कि बमबारी सही थी, वहीं सिर्फ 29% जापानी इससे सहमत थे। ये दिखाता है कि एक ही ऐतिहासिक घटना को 2 अलग अलग नजरियों से कितना अलग देखा जा सकता है। जो एक के लिए अंत का प्रतीक है, वो दूसरे के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म है। लेकिन इस सारी तबाही और बहस के बीच एक अजीब लेकिन बहुत जरूरी सच छिपा है। हिरोशिमा और नागासाकी का विनाश इतना भयानक था, उसकी तस्वीरें इतनी डरावनी थीं कि इसने दुनिया को परमाणु युद्ध की हकीकत का एक ऐसा सबक सिखाया कि पिछले 75 से भी ज्यादा सालों में किसी भी देश ने लड़ाई में दोबारा परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की है। ये एक ग्लोबल टैबू बन गया है जो आपसी विनाश के डर पर टिका है। तो हम आपको इसी आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या इन 2 शहरों की तबाही इंसानियत के इतिहास का सबसे भयानक अध्याय होने के बावजूद एक ऐसा क्रूर सबक था जिसे सीखना जरूरी था ताकि हम खुद को पूरी तरह तबाह करने से बच सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जिसे पूछना हम कभी बंद नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।